नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने 1 साल पूरा कर लिया है। 2/3 बहुमत से सरकार बनाने वाली बीजेपी ने बीते 1 साल में राज्य के विकास के तमाम दावे किए हैं। इसमें अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई से लेकर महिलाओं की सुरक्षा, भूमाफियाओं पर नकेल और अपराधियों पर सख्ती जैसे कई कदम शामिल हैं। इनके अलावा परीक्षाओं में नकल पर नकेल की बात हो, निवेश और व्यापार का माहौल बनाने की बात हो, सूबे की सरकार का दावा है कि उसने राज्य को जो विकास की एक नई राह पर है उस पर ले जाने की शुरुआत कर दी है। हालांकि इस दौरान योगी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रही। विपक्ष का दावा है कि एक साल में योगी सरकार ने विकास कम और बदले की कार्रवाई ज्यादा की है। आरोपों प्रत्यारोपों के बीच योगी आदित्यनाथ एक मजबूत मुख्यमंत्री की छवि बनाने में सफल तो हुए हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी कम नहीं हैं। आज विशेष में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ के 1 साल के सफर की बात करेंगे। उनकी सरकार की उपलब्धियों पर बात होगी, साथ ही बात करेंगे योगी सरकार के सामने मौजूदा चुनौतियों की। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की स्थापना का 1 साल पूरा हो गया है। इसका जश्न मनाने के लिए यूपी सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि उनकी सरकार ने इस 1 साल में भय का वातावरण खत्म किया है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। पार्टी का जोर ब्लॉक स्तर तक अपनी उपलब्धियां गिनाने पर है। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि उन्होंने राज्य में माहौल को बदला है। सरकार ने भ्रष्टाचार खत्म करने के अलावा पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने की तरफ कई कदम उठाए हैं। राज्य में पर्यटन और रोजगार बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता में है। जब 19 मार्च 2017 को हमारी सरकार ने पदभार ग्रहण किया, प्रदेश का खजाना खाली था। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के सामने वेतन एक चुनौती थी। प्रदेश में 1,21,000 किलोमीटर से अधिक सड़कें गड्ढा युक्त थीं। प्रदेश में विद्युत वितरण की व्यवस्था में वीआईपी कल्चर लागू थी। प्रदेश में व्याप्त अराजकता और गुंडाराज की स्थिति थी। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। बीजेपी ने 2017 में करीब 14 साल बाद भारी बहुमत के साथ राज्य में सरकार बनाई थी। 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के 32वें मुख्यमंत्री बने। इसके बाद से राज्य सरकार ने विकास और सामाजिक क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीजेपी का दावा है कि पिछले 1 साल में बिजली उत्पादन और वितरण के अलावा किसानों की समस्याएं कम हुई हैं और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा सुधार हुआ है। हजारों किसानों की कर्ज माफी और इन्वेस्टर समिट को राज्य सरकार अपनी सफलता मान रही है। हालांकि राज्य में कानून व्यवस्था, पुरानी सड़कों की मरम्मत और पलायन के मुद्दे पर कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। आज 1 साल में किसी चीज को नए सिरे में लाना, सुधारना समय तो लगता है, लेकिन आज आपको मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि आज के डेट में एक तो हमारा लॉ एंड ऑर्डर, दूसरा विकास की चीजें जो अखिलेश के पीरियड में गाँव में या शहरों में 4 घंटे लाइट नहीं रहती थी, आज आप पता कर लीजिए कि 22 से लेके 24 घंटा बिजली गांव से लेके शहर में शुरू हुआ। योगी सरकार के अगर 1 साल के आप कामकाज की अगर समीक्षा करें तो मुख्य तौर पर ये पाएंगे कि सरकार की काम करने की अपनी एक नीयत है और सरकार एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विशेषकर किसानों के मामले में, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काम सरकार ने किए हैं। तकरीबन 80,000 करोड़ रुपए के आसपास डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में सरकार ने किसानों पर हस्तांतरित किए हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार ने वादा किया था कि वो 36,000 करोड़ के आसपास का किसानों का कर्ज माफ़ करेगी, उसमें भी वो काफ़ी सफल रहे हैं। राज्य सरकार झांसी में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जेवर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और लखनऊ से गाजीपुर के बीच 353 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे निर्माण पर भी काम कर रही है। इसके अलावा मेरठ, कानपुर और आगरा में मेट्रो रेल का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि ये प्रस्ताव जल्द मंजूर हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
तो योगी आदित्यनाथ सरकार बीते एक साल में जनता के बीच अपनी उपलब्धियां लेकर जा रही है। हालांकि ये उनके कार्यकाल का पहला ही साल है, लेकिन उनके और प्रदेश के सामने कई ऐसी चुनौतियां भी हैं जिनका समाधान होना बेहद जरूरी है। बीजेपी यूपी में अपनी सरकार के एक साल पूरा करने के अवसर को उत्सव की तरह देख रही है। पार्टी और राज्य सरकार ने कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है जो 19 मार्च से शुरू होकर अप्रैल तक जारी रहेंगे। यूपी सरकार ने इन कार्यक्रमों को लोक कल्याण मेला नाम दिया है। हालांकि किसी बड़े बदलाव या समीक्षा के लिए एक साल का समय बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार इस एक साल में ढेर सारी उपलब्धियां गिना रही है। विपक्ष एक साल की तमाम नाकामियां बता रहा है। हम पूछते हैं, एक साल खत्म हो गया, गोरखपुर में 500 बेड का अस्पताल बन रहा था, बजट कितना दिया आपने? वहां का जो स्टाफ है मेडिकल कॉलेज का, उसके सुविधाएं कब मिलेंगी पीजीआई जैसी? हमें बता दें आप। एम्स के लिए कीमती जमीन दे दी, एम्स कब बनेगा? 5 बजट पूरे निकल गए। कुशीनगर का एयरपोर्ट बन रहा है, वो कब बजट देंगे आप? गोरखपुर से देवरिया सड़क बन रही 4 लेन, देवरिया से सलीमपुर 4 लेन रोड बन रही है, उसके लिए पैसा कब देंगे? बहुत बिजली पे चिंता है उन्हें। मैं उनसे जानना चाहता हूं, मैंने सदन का भी उनका भाषण पढ़ा है, गोरखपुर के भी भाषण सुने हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी बताएं कि गोरखपुर में कौन सा सब स्टेशन उन्होंने एक साल में बनाया है। बीजेपी का दावा है कि यूपी में पिछले एक साल में कानून व्यवस्था सुधरी है। नए मेट्रो रूट और एक्सप्रेसवे के प्रस्ताव बनाए गए हैं। किसानों का कर्ज माफ हुआ है और किसानों की आय बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं। सरकार ने राज्य में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में एक इन्वेस्टर्स मीट भी कराई थी। बिजली व्यवस्था में सुधार का दावा भी किया जा रहा है। अपराध नियंत्रण के लिए राज्य भर में पुलिस को ज्यादा अधिकार मिले हैं। 15 फरवरी को दावा किया गया कि 10 महीने में ही 1200 मुठभेड़ें हुई हैं। इसके अलावा सरकार सामाजिक भेदभाव खत्म करने का भी दावा कर रही है। प्रदेश का किसान आत्महत्या कर रहा था। प्रदेश में निवेश करने की बात तो एक सपना थी। उत्तर प्रदेश का जो उद्योगपति था, व्यापारी था, वो पलायन कर रहा था। प्रदेश में भय और दहशत का माहौल था। भर्तियों में न्यायालय की रोक लगी थी। नौजवान भटक रहा था। और उन स्थितियों में जब हम लोगों ने कार्य प्रारंभ किया, प्रदेश के अंदर किसान को समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 86 लाख किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का 31 मार्च 2016 तक के 1 लाख तक की सीमा के कर्ज को माफ करने का निर्णय लिया। इधर विपक्ष सरकार के दावों से संतुष्ट नहीं है। विपक्ष का आरोप है कि राज्य में कानून व्यवस्था पहले से ज्यादा खराब हुई है। राज्य में बिजली व्यवस्था और सड़कों की हालत खराब है। सरकार ने कई बार सड़कें गड्ढा मुक्त होने का दावा किया, लेकिन गड्ढे नहीं भरे। राज्य में हुए एनकाउंटरों पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष के मुताबिक राज्य में अपराध, खासकर अपहरण और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े मामले पहले से ज्यादा है। कासगंज दंगा और हत्या के मामलों पर पूरी तरह लगाम न लग पाना भी सरकार के लिए चुनौती है। इस सरकार को बने हुए 1 साल हो गया है। सेंटर में बीजेपी की सरकार है। अब विकास के कार्य जब नहीं ये कर पा रहे तो बोलते हैं भाई धन हमारे पास नहीं था। तो जब विधानसभा चुनाव में आपने कहा था कि धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, तो अब इसका बहाना क्यों बना रहे हैं? तो क्यों नहीं धन उपलब्ध कराया विकास के कार्यों के लिए? तो इसका मतलब ये है कि चाहे लोकसभा का आम चुनाव हो या विधानसभा का आम चुनाव हो, तो बीजेपी के लोग कहते कुछ है और सत्ता में आने के बाद करते उसके विपरीत हैं। आज अगर कुछ है तो समाज में भय का माहौल है और कुछ नहीं है। विकास हुआ नहीं। जितने वायदे चुनाव में किए थे, घोषणा पत्र उठा के पढ़ लीजिए, उनमें से एक भी वायदा पूरी तरह से नहीं हुआ है। चाहे कर्ज माफ़ी हो, चाहे महंगाई पर रोक हो, चाहे विकास के अलग अलग पैमानों के हिसाब से ले ले, तो ये सरकार 1 साल में सिर्फ भाषण करती रही है। बीजेपी इस राज्य में अपनी इस 1 साल की उपलब्धियों को मिशन 2019 की तरफ बड़ा कदम मान रही है, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है। हाल ही में आए उपचुनाव के नतीजे सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह नहीं है, लेकिन इन नतीजों से सबक लेना भी जरूरी है। पूरी तरह लोगों को संतुष्ट कर पाना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता, लेकिन कानून व्यवस्था,
सड़क और बिजली सुधार यूपी के विकास के लिए काफी अहम है। जब तक ये पूरी तरह नहीं सुधरेंगे, इन्वेस्टर समिट जैसे आयोजन भी बेमायने रहेंगे। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। योगी आदित्यनाथ ने जब उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तब से प्रदेश चर्चाओं में रहा है। अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई से लेकर एनकाउंटर नीति तक प्रदेश सरकार के कई कदम मीडिया की सुर्खियों में रहे। इन कदमों को राज्य सरकार प्रदेश में सुशासन लाने की दिशा में उपलब्धि बता रही है, तो विपक्ष इन नीतियों की आलोचना कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार संभाला तो उनके निशाने पर प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था रही। सरकार संभालते ही उन्होंने अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई और एंटी रोमियो स्क्वाड बनाकर अपने इरादे जाहिर किए। हालांकि इन दोनों मुद्दों पर विपक्ष की तीखी आलोचना का सामना भी उन्हें करना पड़ा। एंटी रोमियो स्क्वाड का मकसद मनचलों और छेड़खानी की घटनाओं को कम करना था। प्रदेश में इसके लिए 900 से ज्यादा एंटी रोमियो सेल का गठन किया गया। इसके तहत पार्क, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और मॉल्स में चेकिंग कर मनचलों पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। सरकार के मुताबिक एंटी रोमियो सेल के चलते प्रदेश में आज भी महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार के इस कदम से दोस्त, भाई बहनों और रिश्तेदारों को बेवजह परेशान किया गया। विपक्ष के मुताबिक शुरुआती सक्रियता के बाद अब ये सेल सुस्त पड़ गई है। उत्तर प्रदेश में, स्पेशली वेस्टर्न पार्ट में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत था। उस ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को कंट्रोल करना ये एक बड़ी चुनौती किसी भी सरकार के लिए रही हो, चाहे मायावती जी रही हो, अखिलेश जी रहे हो या योगी जी रहे हो। तो उस पर सरकार ने काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। छिटपुट क्राइम की घटनाएं अभी भी बहुत ज़्यादा होती हैं, उसको रोकना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन ये बात ठीक है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को सरकार रोकने में कामयाब रही है। अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध को लेकर भी योगी सरकार खूब चर्चा में रही। बीते एक साल में प्रदेश भर में 300 से ज्यादा अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई हुई। सरकार का दावा है कि केवल अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। इससे पहले एनजीटी ने भी अवैध बूचड़खानों पर प्रतिबंध लगाने को कहा था। सरकार वैध बूचड़खानों को लाइसेंस देने के लिए गाइडलाइन भी तैयार कर रही है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार अवैध बूचड़खानों पर कार्रवाई की आड़ में एक वर्ग विशेष को परेशान कर रही है, जबकि वैध बूचड़खानों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया में भी काफी देरी हो रही है। श्री योगी की सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष के दौरान सर्व समाज में से खासकर गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों व आम जनहित के रोजमर्रा के जरूरी कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की बजाय अपना ज्यादातर समय वे धार्मिक कर्म कांडों व पूजा पाठ आदि में ही लगाते रहे हैं। ये बात भी किसी से छिपी नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कों करने की वो बात करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से गुजरने वाला हर व्यक्ति, चाहे प्रदेश का निवासी हो चाहे दूसरे प्रदेश का निवासी हो, वो जानता है कि उत्तर प्रदेश की सड़कों की जो खस्ता हाल है, उस पर हम ये कह सकते हैं कि योगी सरकार ने कोई कामकाज नहीं किया है। शिक्षा के क्षेत्र में बुरा हाल है। लगातार प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, जो केंद्र सरकार की एक नीति है प्राइवेटाइजेशन को शिक्षा में बढ़ावा देने की, वो बंद हो रहे हैं। इसी तरह योगी सरकार ने भूमाफियाओं पर शिकंजे के लिए भी कदम उठाए। इसके लिए 24 जून 2017 को सरकार ने एंटी भूमाफिया सेल का गठन किया। इसके तहत सरकार ने 1000 से ज्यादा भूमाफियों की पहचान कर गुंडा एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और दूसरी धाराओं के तहत 400 से ज्यादा कार्रवाई की। सरकार का दावा है कि इसके तहत 830 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि को मुक्त किया गया। सरकार का दावा है कि एक साल में एंटी भूमाफिया सेल ने 137 भूमाफियाओं और कब्जेदारों को गिरफ्तार किया। हालांकि विपक्ष इस नीति पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का दावा है कि एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स सुस्त पड़ गई है, क्योंकि इसमें कई ऐसे लोग शामिल हैं जो सरकार के करीबी हैं। सड़क का ये था कि गड्ढे भरे जाएंगे, अब खुद ही कहते हैं कि नहीं, हम तो 70% का हमारा टारगेट था। मैं तो समझता हूँ कि 10% भी नहीं पूरा हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कहा था बड़ा परिवर्तन करेंगे। 10 लाख 11 लाख से ज़्यादा परीक्षार्थी परीक्षा छोड़ के चले गए। 60% टीचर्स की जगह खाली थी, खाली है, भरी नहीं गई है। बेरोज़गारी और बढ़ गई है। बात हुई थी इन्वेस्टमेंट होगा यहाँ पे, अभी तक इन्वेस्टमेंट कागजों पे है, ज़मीन पे तो नहीं उतरा है। बिजली का जहाँ तक सवाल है, बिजली महंगी हो गई है सस्ती होने की जगह। प्रदेश में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए योगी सरकार की एनकाउंटर नीति भी काफी चर्चित है।
सरकार का दावा है कि पिछले एक साल में 1300 से ज्यादा मुठभेड़ हुई हैं, जिनमें 40 से ज्यादा इनामी बदमाशों को मार गिराया गया। इसके अलावा 3000 से ज्यादा बदमाशों को जेल भी भेजा गया है। हालांकि इन कार्रवाइयों में 4 पुलिसकर्मी शहीद हुए, जबकि 290 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल भी हुए। उधर विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार एनकाउंटर के नाम पर लोगों में खौफ पैदा कर रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा गई है और अपनी कमियों को छिपाने के लिए सरकार एनकाउंटर करवा रही है। विपक्ष का कहना है कि एनकाउंटर कराना और अपराधों पर लगाम लगाना दोनों अलग बात हैं। लॉ एंड ऑर्डर जो गलत लोग हैं, जिन पे पिछले सरकारों में कहीं इनाम घोषित रहा होगा, ऐसे लोगों का काउंटर हमारी सरकार और योगी जी ने धड़ाधड़ किए। दूसरी चीज, विकास की चीजें, आज जो केंद्र की जितनी योजनाएं थीं, सपा के पीरियड में अखिलेश जी एक लागू नहीं किए थे, लेकिन इस एक साल में हम लोग, चाहे रोड हो, चाहे विद्युतीकरण हो, चाहे प्रधानमंत्री जितनी योजनाएं हैं, आज हम लोग गांव तक ले जाने में सफल हो रहे हैं। योगी सरकार का दावा है कि सरकार संभालने के बाद कई गंभीर मामलों में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। योगी सरकार ने गोमती रिवर फ्रंट, समाजवादी पेंशन योजना, जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर, यश भारती अवार्ड जैसी समाजवादी पार्टी सरकार की कई योजनाओं पर जांच बैठाने का आदेश भी दिया। हालांकि विपक्ष ने इसे बदले की कार्रवाई बताने के साथ ही जांच में सुस्ती का आरोप भी लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। राजनीतिक नजरिए से भी ये प्रदेश काफी अहम है। अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश पर अपनी पकड़ बनाए रखती है तो केंद्र में अपने आप मजबूत हो जाएगी। बीजेपी अगर उत्तर प्रदेश सरकार में बेहतर राजनीति को आगे बढ़ाती है तो उसके लिए आगे की राह मुश्किल नहीं होगी। उत्तर प्रदेश आबादी के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है। माना जाता है कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 20 करोड़ है। प्रदेश की कुल आबादी का तकरीबन 21% दलित है, जबकि करीब 40% आबादी पिछड़ों की है। आबादी में अगड़ों की हिस्सेदारी 19% है, जबकि मुस्लिम आबादी 20% से थोड़ी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीट और लोकसभा की 80 सीट हैं। बीजेपी के अलावा राज्य में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख राजनीतिक दल हैं। इसके अलावा कई छोटे दल भी राज्य के अलग अलग भागों में सक्रिय हैं। इस लिहाज से राज्य में राजनीति करना भी काफी जटिल है। जात पात लेकर के नहीं कि ये गांव कहीं यादव का है या दलित का है, पूरा गांव का गांव, रोड का रोड हम लोग नए सिरे से काम कर रहे हैं। हर घर को 24 घंटा विद्युतीकरण के लिए सारी योजनाएं अब लागू हो गई और काम शुरू हो गया। तो हम लोगों की प्राथमिकता इस एक साल में है कि हर घर में बिजली हो, पीने का शुद्ध पानी हो, कानून व्यवस्था ठीक हो और उन लोगों को आने वाले दिन में कम से कम वो अंदर से ये महसूस करें कि अब हम उत्तर प्रदेश जंगल राज में नहीं, भय मुक्त हैं। और उनके लिए आने वाले दिन में हम लोग एक साल रहेगा कि किसानों को अच्छी उपज, उनका क्रय केंद्र, सारी चीज़ें जो सरकार के तरफ से होता है वो हम लोग इस एक साल में करने का प्रयास करेंगे। यही हम लोगों की प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2,43,290 किलोमीटर है। इतने बड़े प्रदेश में सत्ता चला पाना आसान नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और इसके पश्चिमी इलाके में जमीन आसमान का अंतर है। यह अंतर न सिर्फ विकास बल्कि भाषा और संस्कृति में भी नजर आता है। बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में बड़ा मुद्दा है। सन 2017 में सरकार ने लोकसभा में बताया था कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी की दर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। सन 2017 में देश के शहरी इलाकों में बेरोजगारी की दर 4.4% और ग्रामीण इलाकों में 3.4% थी। उत्तर प्रदेश के शहरी इलाकों में ये 6.5% और ग्रामीण इलाकों में 5.8% बताई गई, जो बहुत ज्यादा है। इतने बड़े क्षेत्रफल में कानून व्यवस्था कायम रख पाना और इतनी बड़ी आबादी को रोजगार मुहैया करा पाना आसान नहीं है। देखिए, विकास एक सतत प्रक्रिया है। छोटा राज्य होने से कई जगह विकास बेहतर हो जाता है, लेकिन ये भी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि बहुत से छोटे राज्यों की स्थिति हम देखते हैं कि वो विकास की दौड़ में बहुत पीछे हैं और बल्कि छोटे राज्य बनने के बाद वो पिछड़ भी गए हैं। तो विकास का राज्य के आकार से मुझे कोई सीधा संबंध नज़र नहीं आता, बल्कि सरकार को चलाने वालों की, सरकार को जिनको जिम्मेदारी है विकास करने की, उनकी इच्छा शक्ति पर यह निर्भर करता है
कि वो विकास किस तरीके से करते हैं और उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। राज्य में आबादी का बड़ा हिस्सा रोजी रोटी के लिए खेती पर निर्भर है। हाल के दिनों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और खेती-बाड़ी की हालत को लेकर तमाम तरह की चिंताएं जताई गई हैं। गेहूं, धान और आलू की फसल में किसानों को भारी घाटा उठाना पड़ा है। हालांकि सरकार ने किसानों की कर्ज माफी का दावा किया है, लेकिन ये नाकाफी साबित हुआ है। सरकार को इस दिशा में अभी और कदम उठाने पड़ेंगे। राज्यपाल के भाषण में पहले लिखा कि हम सारा कर्ज माफ़ करते हैं। जो तारीख दी फिर उसे घटाई, आगे बढ़ाया और पहले था मार्च तक, फिर उसको ले गए दिसंबर तक। राज्यपाल के अभिभाषण में खुद प्रस्तुत करते हुए और पारित करते हुए ये सरकार अपने वायदे से मुकर गई। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा क्या हो सकता है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष मुकरे तो बात समझ में आती है। योगी आदित्यनाथ दावा कर रहे हैं कि उपचुनाव की हार लोगों के गुस्से से नहीं है, बल्कि राजनीतिक समीकरण की वजह से हुई है। लेकिन उन्हें समझना होगा कि विपक्ष उन्हें ज्यादा मौके नहीं देगा। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है। जरा सी चूक सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं, बल्कि पूरी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में अगर अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल और ओम प्रकाश राजभर की सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जुड़ती है तो चुनौती वाकई गंभीर होगी। इस सब से पार पाने के लिए सरकार को न सिर्फ विकास बल्कि कानून व्यवस्था और बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना होगा। लीना शर्मा के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। एक सामान्य से पहाड़ी बालक से गोरखनाथ मंदिर का महंत और उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का योगी आदित्यनाथ का सफर बेहद दिलचस्प रहा। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें हिंदू धर्म और संस्कृति से लगाव हो गया और वो सन्यासी हो गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने अपनी राजनीतिक पारी भी शुरू की और 1998 से 2017 तक वो बीजेपी के टिकट पर गोरखपुर से सांसद रहे। जाते जाते आपको छोड़े जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के सफर के साथ, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतजार रहता है। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहचान एक फायर ब्रांड नेता के तौर पर रही है। आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचूर गांव के गढ़वाली राजपूत परिवार में हुआ। योगी आदित्यनाथ के बचपन का नाम अजय सिंह बिष्ट था। पिता आनंद सिंह बिष्ट वन विभाग में कार्यरत थे। इनकी माता का नाम सावित्री देवी है। 7 भाई बहनों में योगी आदित्यनाथ का स्थान 5वां है। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरा करने के बाद अजय सिंह ने हाई स्कूल की पढ़ाई GIC टिहरी गढ़वाल से पूरी की। 1989 में ऋषिकेश के भरत मंदिर इंटर कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने स्नातक की डिग्री गणित विषय में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से हासिल की। इसी बीच अजय सिंह 1990 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। स्नातकोत्तर की पढ़ाई के दौरान अजय सिंह 1993 में गुरु गोरखनाथ पर शोध करने के लिए पहली बार गोरखपुर आए। उस वक्त गुरु गोरखनाथ मंदिर के महंत अवैधनाथ महाराज थे। गोरखनाथ पर शोध के दौरान पहली बार अजय सिंह महंत अवैधनाथ से संपर्क में आए। अवैधनाथ के साथ कुछ वक्त बिताने के बाद उनसे प्रभावित होकर अजय सिंह ने 1994 में सांसारिक जीवन त्याग कर संन्यास धारण कर लिया। बाद में अवैधनाथ ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुन लिया। सितंबर 2014 में अवैधनाथ की मृत्यु के बाद अजय सिंह बिष्ट गोरखनाथ मंदिर के महंत बने और तभी से इनका नाम महंत योगी आदित्यनाथ हो गया। योगी आदित्यनाथ ने राजनीति में पहला कदम 1996 में रखा, जब वे अपने गुरु महंत अवैधनाथ के चुनाव अभियान के प्रबंधन के प्रभारी बने। पहली बार 1998 में योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से बीजेपी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। तब इनकी उम्र महज 26 साल थी और वे 12वीं लोकसभा के सबसे युवा सांसद थे। 1999 में आदित्यनाथ दोबारा गोरखपुर से लोकसभा सांसद चुने गए। 2004 में तीसरी बार लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते। योगी आदित्यनाथ 2009 में चौथी बार गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए और 2014 में गोरखपुर से ही लगातार 5वीं बार 16वीं लोकसभा के सदस्य चुने गए।
योगी आदित्यनाथ राजनीति के साथ साथ धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सक्रिय रहते हैं। उन्होंने 2002 में हिंदू युवा वाहिनी संगठन का गठन किया। योगी आदित्यनाथ ने कुछ किताबें भी लिखी हैं, जिनमें यौगिक षटकर्म, हठ योग स्वरूप एवं साधना, राजयोग स्वरूप एवं साधना, हिंदू राष्ट्र नेपाल और योगवाणी प्रमुख हैं। 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने योगी आदित्यनाथ को विधायक दल का नेता चुना और 19 मार्च 2017 को योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।